हेलो एवरीवन, वेलकम टू पनेशिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में। और ये इसलिए डिस्कशन करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को एक जजमेंट दी है, एक ऑर्डर दिया है जिसमें उन्होंने 6000 एनजीओज को कहा है कि आप लोग गवर्नमेंट के पास अपनी फरियाद लेके जाएं। तो 6000 एनजीओज की क्या प्रॉब्लम थी और गवर्नमेंट ने उन्हें क्या कहा है, कोर्ट ने उनको क्या कहा है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे थोड़े से ही टाइम के अंदर। बिफोर स्टार्टिंग I would like to request you all to please subscribe our channel, please press the bell icon। और जैसे ही आप ये करेंगे आपको नोटिफिकेशंस आएंगे अलग अलग करंट इश्यूज से रिलेटेड, जनरल स्टडीज से रिलेटेड, एग्जाम्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के। सो प्लीज ये करना ना भूलिएगा। न्यूज डिस्कस कर रहे हैं और न्यूज में ये डिस्कस कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम रिलीफ देने के लिए मना कर दिया है कुछ एनजीओज को जो इनके पास आए थे। क्यों आए थे एनजीओज इनके पास? क्योंकि सरकार ने 6000 से ज्यादा, 6000 से ज्यादा एनजीओज के लाइसेंसेस को रिन्यू करने से मना कर दिया था। इसका मतलब नवंबर 2021 में उनके लाइसेंस एक्सपायर होने वाले थे, हो गए, और उसको रिन्यू नहीं करवाया गया सरकार के द्वारा। क्यों नहीं रिन्यू करवाया गया ये हम आगे जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने यह भी कहा कि कोई भी इंटरिम रिलीफ हम नहीं देंगे, और उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि 2020 के अंदर, साल 2020 के अंदर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA में क्या क्या चेंजेस किए गए थे, क्या क्या अमेंडमेंट्स किए गए थे, उसको जो चैलेंज करने वाली पिटीशन है उसको सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। उसके बाद इन टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और इसके रिलेटेड केस जो है सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, यानी कि चल रहा है अभी भी प्रोसीडिंग्स। तो मैंने जैसा आपको बताया कि 25 दिसंबर को MHA ने कहा कि कई सारे एनजीओज, स्पेशली एक एनजीओ जो मदर टेरेसा की चैरिटी से लिंक्ड है, जिसको मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहा जाता है, कई सारे एनजीओज का लाइसेंस जो है रिन्यू नहीं करवाया। और क्योंकि MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास ये जिम्मेदारी होती है फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करने की जो एनजीओज के पास आ रही है, और जब उन्होंने इसको रिन्यू नहीं किया, उन्होंने ये रीजंस दिए कि वो गाइडलाइंस मीट नहीं कर रहे थे, एलिजिबिलिटी कंडीशंस नहीं मीट कर रहे थे FCRA 2010 के अंदर, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंडर। तो अब हम ये देखेंगे कि ये होता क्या है FCRA। उससे पहले हम देखते हैं कि कुछ सालों में ट्रेंड देखा गया है कि कई सारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लाइसेंसेस को, यानी कि उनकी जो वैलिडिटी है उसको कैंसिल कर दिया गया है। एक तो होता है कि आपने एक्सटेंड नहीं किया, यानी कि उनकी वैलिडिटी 5 साल थी तो उससे आपने आगे नहीं बढ़ाई। दूसरा होता है उनका लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया। तो इसका मतलब आप ट्रेंड देखते जा रहे हैं 2012 में 4000 के करीब, 2015 में भी 4000 के करीब, 2017 में भी 5000 के करीब। तो टोटल पिछले 10 सालों में 20000 एनजीओज ऐसे हैं जिनका लाइसेंस जो है कैंसिल किया गया है। तो हम ये देखेंगे क्यों किया गया है, इसके पीछे रीजन क्या है। इसके पीछे रीजन है फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने वाला कानून जो FCRA के नाम से जाना जाता है। FCRA 1976 में इनेक्ट किया गया था जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और उस वक्त देश के अंदर इमरजेंसी की सिचुएशन लगी हुई थी। आपको पता होगा 1975 से लेके 77 तक देश जो है, कंट्री वाज अंडर सिचुएशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। उस वक्त ये कानून इसलिए लाया गया था ताकि कोई बाहरी ताकत, कोई बाहरी पावर, कोई फॉरेन पावर इंडिया के अंदर फंडिंग के जरिए, डोनेशंस के थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस को इन्फ्लुएंस ना कर सके, और ऐसी फंडिंग पे कंट्रोल करने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लगाया गया था। तो ये चीज रोकने के लिए जब ये एक्ट आया 1976 से लेके 2010 तक यही कानून अप्लाई होता गया। इस कानून के अंदर जो रेगुलेशन की पावर्स दी जाती है वो होम मिनिस्ट्री को, गृह मंत्रालय को दी जाती है। इस वक्त इंडिया के होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, तो उनकी मिनिस्ट्री के पास कंट्रोल है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन कौन से एनजीओज को मिलना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करवानी है उसके लिए। तो ये सारा प्रोसीजर डिफाइंड है FCRA के अंडर और उसके अंदर दिए गए रूल्स के अंदर। अब FCRA जो 1976 में बना था उसको अमेंड किया गया 2010 में, यानी कि उसको रिप्लेस किया गया। तो अब जो एक्ट का नाम है वो है FCRA 2010। तो 1976 वाले कानून को काफी हद तक चेंज किया गया 2010 के अंदर, जब यूपीए की सरकार थी सेंटर में। अब इस सरकार ने जो क्राइटेरिया रखा है कि कुछ लोग हैं जिनको फॉरेन फंडिंग
लेना मना है, बैन है पूरी तरीके से। वो इलेक्शन कैंडिडेट्स हैं, यानी कि एमपी या एमएलए के जब इलेक्शंस होते हैं उनमें जो कैंडिडेट्स खड़े हैं वो फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते। जर्नलिस्ट या न्यूज मीडिया से रिलेटेड लोग, जजेस, जुडिशरी के मेंबर्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, लेजिस्लेचर के मेंबर्स यानी कि जो ऑलरेडी एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमएलएज हैं, वो लोग, और पॉलिटिकल पार्टीज भी फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकती। अब सिचुएशन ये हुई कि आप जैसा जानते हैं कई पॉलिटिकल पार्टीज को फॉरेन फंडिंग मिलती है। ये फॉरेन डोनेशंस का जो चक्कर है, इससे बाहर निकलने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने एक तरीका निकाला। तरीका ये निकाला गया कि उन्होंने FCRA में अमेंडमेंट कर दिया और 2017 में फाइनेंस बिल पास किया पार्लियामेंट के अंदर। क्योंकि फाइनेंस बिल पे सवाल राज्यसभा में नहीं उठाए जा सकते, राज्यसभा में उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, इसीलिए फाइनेंस बिल के थ्रू उन्होंने ये कहा कि अगर कोई इंडियन सब्सिडरी है फॉरेन कंपनी की, या कोई ऐसी फॉरेन कंपनी है जिसमें किसी भारतीय का 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, तो वो फॉरेन फंडिंग के अंडर नहीं काउंट होगी। तो ये क्यों किया? क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टीज वेदांता नाम की कंपनी से फंडिंग लेती थी और वेदांता का जो हेडक्वार्टर है वो लंदन के अंदर है इंडियन ओन्ड कंपनी, लेकिन लंदन के अंदर है, तो फॉरेन के अंदर उसे गिना जाता था। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्लियामेंट से ये लॉ पास करवा लिया फाइनेंस बिल के थ्रू। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज फॉरेन फंडिंग ऐसे तो नहीं ले सकती, लेकिन जिन कंपनीज में 50% इंडियन शेयर होल्डर है वहां से वो फॉरेन फंडिंग जरूर ले सकते हैं। जो FCRA एक्ट है और उसके अंडर जो रूल्स हैं उसके प्रोविजंस के हिसाब से पूरा गाइडलाइंस बताए गए हैं कि आपको अगर फंडिंग चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले होम मिनिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए। माइंड यू, एनजीओ बनाने के लिए नहीं रजिस्ट्रेशन करवानी है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अगर आपने एनजीओ सेटअप करना है तो होम मिनिस्ट्री में जाओ, नहीं। अगर आपने फॉरेन फंडिंग लेके आनी है, बाहर से, इंडिया के बाहर से फंडिंग कलेक्ट करनी है, तो ये प्रोसेस होता है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप करेंगे जिसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद होम मिनिस्ट्री इंक्वायरी करवाएगी इंटेलिजेंस ब्यूरो के थ्रू। इंटेलिजेंस ब्यूरो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, और इसके थ्रू जब आपको क्लियरेंस मिल जाएगी तो आपके पास एप्लीकेशन आपकी पास हो सकती है आफ्टर चेकिंग प्रॉपर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास फिक्टिशियस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने किसी और के नाम पे ली हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके ऊपर पहले किसी कन्वर्जन या रिलीजियस कन्वर्जन का केस चला हो, क्योंकि कई सारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ये इल्जाम लगे हैं, एलिगेशन लगे हैं कि वो करप्शन और कन्वर्जन के अंदर इन्वॉल्व है, धर्मांतरण, रिलीजन कन्वर्जन में इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारी कंडीशंस लगती है कि उनके ऊपर कोई पहले कम्युनल राइट्स का केस नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर डाइवर्जन ऑफ फंड्स या मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स उन्होंने नहीं की होनी चाहिए, कि आपने चैरिटी खोली है स्कूल्स के लिए लेकिन आप उसको प्राइवेट प्रॉफिट के तरह उसमें जो डोनेशन आ रहा है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब जाके जब आपको अप्रूवल मिलेगा एमएचए की तरफ से, तब आप फॉरेन फंडिंग के लिए एप्लीकेबल है। और ये अप्रूवल आपको 5 इयर्स टाइम के लिए मिलेगा, 5 साल के लिए मिलेगा। अगर आपने इसको रिन्यू करने की एप्लीकेशन नहीं दी होम मिनिस्ट्री को तो ऑटोमेटिकली ये कैंसिल हो जाएगा, मींस एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपको रिन्यूअल के लिए हर 5 साल बाद एमएचए के पास जाना पड़ेगा। तो ये जो ऑलरेडी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस थी फॉरेन फंडिंग लेने के लिए, उसको 2020 में सरकार ने और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया। वो क्यों किया? क्योंकि हम इश्यूज जब देखेंगे तब डिस्कस करेंगे। रिसेंटली FCRA में अमेंडमेंट किए गए बाय FCRA अमेंडमेंट एक्ट 2020। इसी को, इन्हीं चेंजेस को, ये जो बदलाव लाए हैं उसी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अभी वो केस के अंदर जजमेंट नहीं आई है। FCRA में पहला अमेंडमेंट ये हुआ कि गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ साथ पब्लिक सर्वेंट शब्द ऐड कर दिया गया। मींस अगर गवर्नमेंट कंपनी में भी, पब्लिक सेक्टर कंपनी में भी कोई काम करता है तो वो बंदा भी उसके अंदर आ जाएगा। किसके अंदर? जिन लोगों को फॉरेन फंडिंग लेनी अलाउड नहीं है। दूसरा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर आप अपने नाम से, अपनी चैरिटी या अपने एनजीओ के नाम से लेते हैं तो आप आगे उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। पहले कर सकते थे, अब उसे आगे किसी और व्यक्ति को, किसी और संस्था को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तीसरा कि 20% ऑफ द फॉरेन फंड्स, यानी कि अगर आपको बाहर से 100 रुपए मिले हैं, 100 रुपीज अगर आपको बाहर से मिले हैं, तो आप
उसमें से सिर्फ 20 रुपीज जो है वो स्टाफ की सैलरी, ऑफिस बनाने में, मेंटेनेंस बनाने में रख सकते हो। बाकी का सारा आपका जो पर्पस है, यानी कि अगर आपने हेल्थ के लिए चैरिटी खोली है तो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस को ये फंडिंग देने में आप मदद करोगे। आप अपने दफ्तर, अपने ऑफिस, अपने एम्प्लॉयज नहीं बढ़ाओगे, तो एक तरह से रिस्ट्रिक्टिव ही है ना। रिस्ट्रिक्शन लग गई कि 100 रुपए में से 20 रुपए ही ये खर्च हो सकता है। पहले ये लिमिट 50% थी, अब ये लिमिट 20% है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए सिर्फ 20% खर्चा होगा। फिर आपका जो फंडिंग आएगी, फॉरेन फंडिंग, वो सिर्फ आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की दिल्ली वाली ब्रांच में रख सकते हो। तो इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है FCRA 2020 के अंदर कि आपका जो NGO चलाने का या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलाने का जो पर्पस है वो थोड़ा सा डिफीट हो सकता है, क्योंकि बाहर से आने वाली फंडिंग को एक्सेस करने के लिए आपको ये सारी चीजें माननी पड़ेगी। साथ ही साथ सारे के सारे ऑफिस बेयरर्स और जो मैनेजमेंट है NGO की, ऑर्गेनाइजेशन की, वो मैंडेटरीली उनको आधार नंबर, अपना आधार कार्ड आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा। तो NGOs क्या होते हैं? NGOs या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नॉन प्रॉफिट के लिए बनाई गई हैं, चैरिटी के लिए बनाई गई हैं, या सोसाइटीज भी हो सकती हैं, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर। तो ये सारी संस्थाओं को अगर फॉरेन फंडिंग चाहिए तो ये सब उनको करना पड़ेगा। इस FCRA के अंडर एक गवर्नमेंट के पास किसी के भी FCRA लाइसेंस को कैंसिल करने का अधिकार है। साथ ही साथ एक आर्बिट्री प्रोविजन भी है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में, देश हित में, लोक हित में सरकार को यह लगता है कि NGO के ऊपर बैन लग जाना चाहिए, बैन का मतलब उसे कैंसिल कर देना चाहिए लाइसेंस, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये जो NGOs के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस का शिकंजा कसते जा रहा है, उसका रीजन हमें देखना पड़ेगा कि इश्यूज क्या हैं भाई NGOs के साथ। पिछले कई सालों में कई सारे NGOs ने FCRA के रूल्स को वायलेट किया है। FCRA के रूल्स के अंडर आपके पास जो इनकम अकाउंट है आपके NGO का, उसका ब्यौरा आपको MHA को रेगुलरली प्रोवाइड करना पड़ता है, होम मिनिस्ट्री को प्रोवाइड करना पड़ता है। कई सारे NGOs इसके अंदर डिफॉल्ट कर जाते हैं। जब वो अपनी इनकम का अकाउंट नहीं दे पाते हैं तो उनके FCRA लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि आप वायलेट कर रहे हो, एंड एनी वायलेशन ऑफ FCRA कैन लीड टू कैंसिलेशन ऑफ योर लाइसेंस। साथ ही साथ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज या पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना। तो आपने कोई NGO इसलिए खोला है ताकि आप गरीब लोगों के लिए, पुअर लोगों की मदद कर सके, लेकिन फिर वही NGO अगर पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के अंदर इन्वॉल्व होता है, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाता है, तो फिर सरकार द्वारा यह माना जाता है कि जिस पर्पस के लिए NGO खोला गया था उसके अलावा पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हो, तो तब भी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। एक और ऐसा NGO था कंपैशन इंटरनेशनल, जिसके ऊपर एलिगेशंस थे कि वो रिलीजियस कन्वर्जन करवा रहा है, चैरिटी के नाम पे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के नाम पे वो रिलीजियस कन्वर्जन करवा रहा है। तो ये रिलीजियस कन्वर्जन वाला तो पहले ही लिखा था कि अगर FCRA में ऐसा पाया जाता है तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। पिछले दिनों NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, यानी कि श्री अजीत डोभाल जी ने एक स्पीच दी थी IPS प्रोबेशनर्स के पासिंग आउट परेड में। उसमें उन्होंने कहा था कि सिविल सोसाइटी, यानी कि यही जिस NGOs की हम बात कर रहे हैं, वो सिविल सोसाइटी नया फ्रंट बन गया है वॉर का। अजीत डोभाल जी का यह मानना है कि जो वॉर है, यानी कि कन्वेंशनल वॉर जिसमें लड़ाई होती है, ठीक है, वेपन्स का इस्तेमाल होता है, आर्मीज आपस में लड़ती हैं, वो एक एक्सपेंसिव तरीका हो चुका है आज की डेट में। उसमें बहुत कुछ आप खो सकते हैं, लेकिन सिविल सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने के थ्रू, NGOs को इन्फ्लुएंस करने के थ्रू, फंडिंग इन्फ्लुएंस करने के थ्रू आप दूसरी कंट्री की डेवलपमेंट प्रोसेस को रोक सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और कई सारे प्रोटेस्ट में ये एग्जाम्पल देखा जा चुका है। कहने का मतलब कि आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहिए। सिविल सोसाइटी बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करती है, और पिछले 2 सालों का जो लॉकडाउन लगा है उसमें NGOs ने वो पोजीशन भी यूज की है जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की एजेंसीज नहीं कर पाई। सप्लाई ऑक्सीजन की हो, चाहे सप्लाई PPE किट्स की हो, या कोई भी चीज हो जिसमें NGOs ने योगदान ना दिया हो, ऐसा नहीं है, हर जगह योगदान है उनका। लेकिन कुछ NGOs की बदमाशी की वजह से ये जो रिस्ट्रिक्शंस है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। आगे जाते हुए हम ये कह सकते हैं कि हम पहले तो कई सारी कमिटीज की रिकमेंडेशन कि नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल होनी चाहिए NGOs की हर तरीके की एक्टिविटीज पे नजर रखने के लिए। साथ ही साथ उनकी रजिस्ट्रेशन होती है एक अलग से
कि हाँ जी ये A रेटेड एजेंसी है, ये A+ रेटेड एजेंसी है, तो आपको एक बार ये रेटिंग मिल गई तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से एनजीओज रिलायबल है और कौन से बस फंडिंग गैदर करने के लिए आए हुए हैं। साथ ही साथ अगर आपने प्रूव करना है कि एनजीओज किसी इलीगल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व है या ट्रैफिकिंग के अंदर इन्वॉल्व है, तो आपका जो प्रूफ करने का बर्डन होना चाहिए वो अथॉरिटीज पे होना चाहिए। अभी कैसा है, अभी एनजीओज को प्रूव करना पड़ता है कि जी हम कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे। उसकी वजह से वो थोड़े से डीमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं हम बड़ा एनजीओ नहीं खोलेंगे, बड़े पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं खोलेंगे। तो ये चीज भी की जा सकती है। साथ ही साथ अगर आप लाइसेंस कैंसिलेशन कर रहे हैं तो उसका थोड़ा सा रिस्ट्रेंड यूज करें, थोड़ा सा एक्सेप्शनल यूज करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्लैंकेट बैन आप लगा दें या हर एक एनजीओ के ऊपर आप बैन लगाएं, उसके लाइसेंस को रिवोक ना करें, क्योंकि दोनों के बीच में बैलेंस करना भी जरूरी है। नेशनल सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्राइमरी है इनफैक्ट, और जो एनजीओज के कंट्रीब्यूशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस न्यूज़ में इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।